ये है न्यूजीलैंड, दुनिया के सबसे खूबसूरत मुल्कों में से एक। इसके पहाड़ फेक लगते हैं, इसकी झीलें एडिटेड लगती हैं और इसकी सीनरी इतनी परफेक्ट है कि ये बिल्कुल किसी मूवी सेट जैसा लगता है। लेकिन फिर भी यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। लोग न्यूजीलैंड छोड़कर जा रहे हैं, टूरिस्ट्स नहीं बल्कि एक्चुअल न्यूजीलैंडर्स, वो लोग जो यहाँ पैदा हुए, वो लोग जिन्हें इस ड्रीम कंट्री के अंदर जीना चाहिए था। वो अपना सामान पैक कर रहे हैं और यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहे हैं। और ये सब इतनी तेजी से हो रहा है कि किसी भी अमीर, स्टेबल और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के लिए शॉकिंग है, क्योंकि ये कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो किसी वॉर की वजह से कोलैप्स कर रहा हो। ये कोई डिक्टेटरशिप नहीं है और ना ही ये कोई फेल्ड स्टेट है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ साफ गलियां हैं, अच्छे स्कूल्स हैं, स्टेबल गवर्नमेंट है और हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ है। लेकिन फिर भी लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ से निकल रहे हैं। तो सवाल बहुत सिंपल है कि एक ऐसा कंट्री जो जन्नत जैसा दिखता है, वो एक ऐसी जगह कैसे बन गया कि वहाँ के लोग उसे छोड़कर जाना चाहते हैं। इसका जवाब देने के लिए हम एक ऐसी बात समझना होगी जो ज्यादातर लोग न्यूजीलैंड के बारे में मिस कर देते हैं, और वो है इसकी ज्योग्राफी। न्यूजीलैंड इस दुनिया के सबसे ज्यादा जियोग्राफिकली आइसोलेटेड मुल्कों में से एक है। ये साउथ पैसिफिक में वाक़ है, जो दुनिया के बड़े पॉपुलेशन सेंटर से हजारों किलोमीटर दूर है। अगर आप यूरोप, मिडिल ईस्ट या अमेरिकाज में रहते हैं तो न्यूजीलैंड इतना दूर है कि ये कोई असली जगह फील ही नहीं होता। ये किसी वीडियो गेम के बोनस मैप जैसा लगता है, और यही दूरी वो वजह है कि न्यूजीलैंड इतना स्पेशल फील होता है। ये पुरसकून, खामोश और प्रोटेक्टेड है। ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया के हंगामे यहाँ तक पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन यही इसका सबसे बड़ा मसला भी है। इस डिस्टेंस की वजह से यहाँ एक बड़ी मॉडर्न इकोनॉमी बिल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन तकरीबन 5.3 मिलियन है, मतलब ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ सिडनी की पॉपुलेशन तकरीबन इतनी ही है। तो न्यूजीलैंड बेसिकली एक पूरा मुल्क है जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ एक शहर जितनी है। ये बहुत मैटर करता है क्योंकि मॉडर्न इकोनॉमी स्केल पर डिपेंड करती है। बड़ी पॉपुलेशन का मतलब है बड़ी वर्कफोर्स, बड़े कंज्यूमर मार्केट्स, बहुत सी स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज। छोटी पॉपुलेशन का मतलब है कम कंपनीज, कम जॉब्स, कम इंडस्ट्रीज और कम कैरियर प्रमोशंस। और फिर इसमें आप दूसरा प्रॉब्लम ऐड करें कि न्यूजीलैंड सिर्फ छोटा नहीं है, ये ग्लोबल सप्लाई चेन से बहुत दूर है। दुनिया का ज्यादातर ट्रेड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की शिपिंग लेन से गुजरता है। एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका ग्लोबल प्रोडक्शन और कंजम्पशन को डोमिनेट करते हैं। न्यूजीलैंड इस सब से बहुत दूर है। इसका मतलब ये है कि ऐसी बहुत सी इंडस्ट्रीज जो न्यूजीलैंड में एग्जिस्ट कर सकती थी, वो सिंपली नहीं करती, क्योंकि उन्हें कहीं और रन करना सस्ता और इजी है। यही वजह है कि न्यूजीलैंड की इकोनॉमी बहुत अजीब है। ये बड़ी मैन्युफैक्चरिंग या बड़ी ग्लोबल कॉर्पोरेशंस का मुल्क नहीं बना। इसके बजाय ये एक ऐसा मुल्क बन गया जहां पैसा कमाने के जराए बहुत लिमिटेड है। और ये बात हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ लाती है। अगर आप गौर से देखें तो न्यूजीलैंड की इकोनॉमी दो मेजर पिलर्स पर खड़ी है। पहला एग्रीकल्चर है और दूसरा रियल एस्टेट है। एक सेक्टर बहुत प्रोडक्टिव है मगर वो ज्यादा लोगों को जॉब्स नहीं देता। दूसरा बहुत से लोगों को जॉब्स देता है मगर एक डेंजरस ट्रैप क्रिएट करता है। तो पहले एग्रीकल्चर से शुरू करते हैं। न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव कंट्रीज में से एक है। किसी डेवलप्ड कंट्री के लिए ये बहुत रेयर चीज है। ज्यादातर अमीर मुल्क फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज और हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट हो जाते हैं। न्यूजीलैंड भी शिफ्ट हुआ मगर ये कभी पूरी तरह खेती बाड़ी से पीछा नहीं छुड़ा सका, क्योंकि इसकी जमीन बहुत फर्टाइल है, इसका मौसम कमाल है, यहाँ बहुत पानी है और फिर इसके पास एक ऐसा एडवांटेज है जिसे लोग भूल जाते हैं। न्यूजीलैंड सदर्न हेमिस्फीयर में है। इसका मतलब ये है कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कंट्रीज के लिए ऑफ सीजन फूड प्रोड्यूस कर सकता है। जब यूरोप में सर्दियां होती हैं तो न्यूजीलैंड यहाँ फसल उगा सकता है। जिस मौसम में नॉर्थ अमेरिका कटाई नहीं कर सकता, न्यूजीलैंड कर सकता है। इसीलिए न्यूजीलैंड ग्लोबल मार्केट्स में डेयरी, मीट, फ्रूट्स और हाई वैल्यू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है, खासतौर पर एशिया में, जो करीब भी है और बड़ी मार्केट भी है। ये सुनने में जबरदस्त एडवांटेज लगता है और ऐसा है भी, लेकिन यहाँ एक कैच भी है। ज्यादातर पढ़े लिखे यंग लोग अपने कैरियर्स एग्रीकल्चर में बिल्ड नहीं करना चाहते, और अगर वो चाहते भी हैं तो वहाँ इतनी जॉब्स ही नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड में मॉडर्न फार्मिंग हाईली मैकेनाइज्ड है। खेत इतने वैल्यूएबल हैं कि किसान टॉप लेवल इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसा ऑटोमेशन, मशीनरी और सिस्टम्स, जिसका मतलब है कि कम मजदूरों की जरूरत होती है। तो हाँ, न्यूजीलैंड में एग्रीकल्चर एक मेजर एक्सपोर्ट इंजन है, मगर ये एक एवरेज यंग प्रोफेशनल के लिए कैरियर इंजन नहीं है। तो फिर बाकियों के लिए क्या बचता है? यहाँ आता है दूसरा पिलर, और वो है हाउसिंग। न्यूजीलैंड में घर सिर्फ वो चीज नहीं है जहाँ लोग रहते हैं, बल्कि घर ही इकोनॉमी है। घर बेचना, खरीदना, बनाना, रेंट करना, फाइनेंस करना, मैनेज और रेगुलेट करना। न्यूजीलैंड की इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक बड़ा पार्ट रियल एस्टेट के इर्द गिर्द घूमता है, और जब भी कोई मुल्क ग्रोथ के लिए रियल एस्टेट पर डिपेंडेंट होता है तो ऐसे ही होता है। घर रहने की जगह के बजाय एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, और यहीं से खराबी शुरू होती है, क्योंकि एक बार जब घर इन्वेस्टमेंट व्हीकल बन जाए तो प्राइसेस लोकल सैलरीज को रिफ्लेक्ट करना छोड़ देती हैं। वो ग्लोबल कैपिटल को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती हैं। ये बिलीफ बन जाता है
के प्राइसेस हमेशा ऊपर ही जाएंगी। यही वजह है कि न्यूजीलैंड में कम आबादी होने के बावजूद दुनिया की सबसे अनअफोर्डेबल रियल एस्टेट है। ये चीज सुनने में तो अजीब लगती है क्योंकि न्यूजीलैंड में तो आपको हर तरफ खुली जमीन और ओपन स्पेस नजर आती है, तो फिर घर इतने महंगे क्यों हैं? इसकी वजह यह है कि जमीन अकेली चीज नहीं है जो मैटर करती है, लोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी मैटर करती है। और न्यूजीलैंड में कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा महंगी है। मटेरियल्स एक्सपेंसिव हैं क्योंकि उन्हें इंपोर्ट करना पड़ता है, लेबर एक्सपेंसिव है क्योंकि वर्कफोर्स छोटी है, और रेगुलेशन सख्त हैं क्योंकि एक छोटे मुल्क में बिल्डिंग को कंट्रोल करना आसान होता है। तो अगर जमीन अवेलेबल भी हो, उस पर घर बनाना बहुत महंगा काम है, और यही चीज यंग न्यूजीलैंडर्स पर पहला प्रेशर बन जाती है। वो होम ओनरशिप को देखते हैं और रियलाइज करते हैं कि ये अब उनका गोल नहीं रहा, ये तो अब बस एक फैंटेसी है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज भी हो रही है। अगर हाउसिंग इतनी ही एक्सपेंसिव है तो कीवीज ऑस्ट्रेलिया क्यों जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया भी तो एक्सपेंसिव है, सिडनी और मेलबर्न बहुत महंगे हैं, तो वो क्यों वहां जाते हैं? इसका जवाब हाउसिंग नहीं है, इसका जवाब है अपॉर्चुनिटी। न्यूजीलैंड एक छोटी सी इकोनॉमी है और स्मॉल इकोनॉमीज की एक ब्रूटल रियलिटी होती है, उनके पास इनफ हाई एंड जॉब्स नहीं होती। अगर आप किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आपको एम्प्लॉय करने वाली कंपनीज की तादाद बहुत लिमिटेड होगी। अगर आप कॉर्पोरेट लैडर्स क्लाइंब करना चाहते हैं तो यहाँ मौका बहुत कम होगा। अगर आप बिग टेक में काम करना चाहते हैं तो ऑकलैंड में कोई सिलिकॉन वैली नहीं है। अगर आप ग्लोबल फाइनेंस में काम करना चाहते हैं तो ऑकलैंड सिंगापुर नहीं है। अगर आप हाई एंड रिसर्च में काम करना चाहते हैं तो यहाँ बजट कम है। अगर आप ग्लोबल एक्सपोजर के साथ करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो आप जल्दी एक सीलिंग को हिट करेंगे। यही वो हिडन प्रॉब्लम है। न्यूजीलैंड रहने के लिए एक ब्यूटीफुल कंट्री है, मगर ये बिल्ड करने के लिए पावरफुल कंट्री नहीं है। और एग्जैक्टली यही वजह है कि यंग कीवीज यहाँ से जा रहे हैं। वो इसलिए नहीं जा रहे कि वो न्यूजीलैंड से नफरत करते हैं, वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो मजीद अचीव करना चाहते हैं। वो ज्यादा स्किल्ड, ज्यादा पेड, ज्यादा कंपेटिटिव और ज्यादा कनेक्टेड होना चाहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल पास ही है, टैस्मन सी के उस पार। अगर आप एक छोटा सा मुल्क हैं तो आपका पड़ोसी बहुत मैटर करता है। न्यूजीलैंड के लिए वो पड़ोसी ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ करीब ही नहीं है, ये कल्चरली सिमिलर भी है। यहाँ सेम लैंग्वेज, सेम लाइफस्टाइल और सेम स्पोर्ट्स कल्चर है। मगर सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ऑस्ट्रेलिया बड़ा है और इसके पास ज्यादा कंपनीज हैं, ज्यादा इंडस्ट्रीज, ज्यादा कैपिटल, ज्यादा यूनिवर्सिटीज, ज्यादा करियर पाथ्स और ज्यादा पैसा। यही वजह है कि न्यूजीलैंड में कुछ ऐसा होता है जो किसी और डेवलप्ड कंट्री में नहीं होता, और वो है फर्स्ट वर्ल्ड ब्रेन ड्रेन। आमतौर पर ब्रेन ड्रेन पुअर कंट्रीज से रिच कंट्रीज की तरफ होता है, अनस्टेबल प्लेसेस से स्टेबल प्लेसेस की तरफ, वॉर जोन से पीसफुल प्लेसेस की तरफ। मगर न्यूजीलैंड पहले से ही स्टेबल और अमीर है, और फिर भी टैलेंट छोड़कर जा रहा है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सिंपली न्यूजीलैंड का एक बिगर वर्जन है। इसका माहौल सेम है और अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा हैं। एंड देन देयर इज समथिंग व्हिच मेक्स थिंग्स वर्स। दोनों मुल्कों के दरमियान लीगल रिलेशनशिप भी आपस में मूव करना बहुत इजी बना देता है। न्यूजीलैंडर्स बहुत कम रिस्ट्रिक्शंस के साथ ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। उन्हें कोई नई लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं, कल्चरली अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं, उन्हें उन बैरियर्स का सामना नहीं करना पड़ता जो एशिया, अफ्रीका या यूरोप के माइग्रेंट्स को करना पड़ता है। वो आसानी से वहां जाकर सेटल हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि न्यूजीलैंड एक यूनिक सिचुएशन में है। ये ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ ऐसे कनेक्टेड है कि इसे छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जाना इंतहाई आसान है, और जब छोड़ना फ्रिक्शनलेस हो जाए तो फिर बहुत लोग चले जाते हैं, खास तौर पर यंग और एम्बिशियस लोग। और एग्जैक्टली यही हो रहा है। जो लोग जा रहे हैं वो रिटायर्ड नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड भी नहीं है। ये वो लोग हैं जिनके पास खोने को कुछ नहीं है, बल्कि सिचुएशन बिल्कुल ऑपोजिट है। ये यंग प्रोफेशनल्स हैं, 20 से 30 साल के लोग, वो लोग जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं, वो लोग जो हाईली प्रोडक्टिव हैं, वो लोग जिन्हें न्यूजीलैंड का फ्यूचर बिल्ड करना चाहिए। और जब कोई मुल्क इन लोगों को खो देता है तो डैमेज फौरन नहीं होता, बल्कि बड़ा ग्रेजुअली होता है। मगर ये डैमेज कंपाउंड करता है क्योंकि ये यंग स्किल्ड वर्कर्स ही होते हैं जो बिजनेसेस स्टार्ट करते हैं। यही डॉक्टर्स बनते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, सीनियर मैनेजर्स बनते हैं, टैक्स बेस बनते हैं, फ्यूचर पेरेंट्स बनते हैं और नेक्स्ट जनरेशन के मेंटोर्स बनते हैं। तो जब ये लोग मुल्क छोड़कर जाते हैं तो मतलब न्यूजीलैंड सिर्फ पॉपुलेशन लूज नहीं करता, ये असल में अपना मोमेंटम लूज करता है। और फिर न्यूजीलैंड को इस गैप को फिल करना पड़ता है, और इसके लिए वो इमिग्रेशन बढ़ा देता है, जो कि एक लॉजिकल मूव है, मगर ये एक नया प्रॉब्लम क्रिएट करता है। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन अभी भी ग्रो कर रही है, लेकिन इस ग्रोथ का ज्यादातर हिस्सा इमिग्रेशन से आता है। नए आने वाले लेबर शॉर्टेजेस को फिल करने आते हैं ताकि इकोनॉमी को चलाया जा सके और एक एजिंग पॉपुलेशन को सपोर्ट किया जा सके। ये नॉर्मल बात है, मगर न्यूजीलैंड की सिचुएशन एक चीज की वजह से अजीब हो जाती है। बहुत से इमिग्रेंट्स भी ऑस्ट्रेलिया को चले जाते हैं क्योंकि एक बार जब कोई न्यूजीलैंड में एस्टैब्लिश हो जाता है तो उसके लिए ऑस्ट्रेलिया मूव करना आसान हो जाता है। न्यूजीलैंड एक स्टेपिंग स्टोन बन जाता है। तो न्यूजीलैंड की पाइपलाइन कुछ ऐसी है। न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड अपने स्किल्ड लोकल्स को ऑस्ट्रेलिया के हाथों लूज करता है। न्यूजीलैंड इन गैप्स को फिल करने के लिए स्किल्ड माइग्रेंट्स इंपोर्ट करता है। वो माइग्रेंट्स रेजिडेंसी, एक्सपीरियंस और स्टेबिलिटी गेन करते हैं और फिर वो भी ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं, जिसका मतलब है कि न्यूजीलैंड इतनी मेहनत से लोगों को अट्रैक्ट करता है और ऑस्ट्रेलिया बाद में उन्हें अपने पास बुला लेता है। और इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि न्यूजीलैंड ना तो स्केल पर ऑस्ट्रेलिया से कम्पीट कर सकता है और ना सैलरीज पर, खास तौर पर इंजीनियरिंग, मेडिसिन, फाइनेंस और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट जैसी इंडस्ट्रीज में। इस वक्त एक और फ्लो चल रहा है। ऑस्ट्रेलियंस भी न्यूजीलैंड मूव कर रहे हैं, मगर वो डिफरेंट तरह के लोग हैं। वो यंग वर्कर्स नहीं है, वो अर्ली कैरियर प्रोफेशनल्स भी नहीं है। वो अक्सर बूढ़े, अमीर और रिटायर्ड लोग होते हैं या फिर हाई इनकम इंडिविजुअल्स जो अच्छा लाइफस्टाइल चाहते हैं, खास तौर पर क्वींसटाउन, वनाका या ऑकलैंड जैसे शहरों में। ऐसी जगह जिनकी सीनरी किसी पोस्ट कार्ड की तरह फील होती है। ये ऑस्ट्रेलियंस न्यूजीलैंड की वर्कफोर्स बिल्ड करने के लिए मूव नहीं कर रहे, वो बस न्यूजीलैंड की सीनरी एंजॉय करने के लिए मूव कर रहे हैं। और ज्यादातर केसेस में ये ऑस्ट्रेलियंस यहाँ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जैसे हॉलिडे होम्स, रिटायरमेंट होम्स और इवन इन्वेस्टमेंट के लिए भी। और क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस की एवरेज इनकम ज्यादा होती है तो वो न्यूजीलैंड की हाउसिंग मार्केट पर प्रेशर डालते हैं। भले ही वो नंबर्स में कम होते हैं, मगर उनकी वजह से यहाँ काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। लोकल्स को फील होता है कि उन्हें प्राइस्ड आउट कर दिया गया है। उन्हें लगता है कि उनका अपना मुल्क एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट के तौर पर खरीदा जा रहा है और इससे नफरत पैदा होती है और मसला और गंभीर होता जाता है। न्यूजीलैंड एक ऐसा मुल्क बन गया है जहां से टैलेंटेड लोग जा रहे हैं और बाहर के अमीर लोग आ रहे हैं और ये कोई डिजायर्ड सिचुएशन नहीं है। तो फिर न्यूजीलैंड इसका हल निकालने में अब तक नाकाम क्यों है? अब पहली नजर में तो सोल्यूशन सिंपल लगता है कि अपने मुल्क को यंग लोगों के लिए मजीद अट्रैक्टिव बनाएं, सैलरीज इंक्रीज करें, हाउसिंग कॉस्ट्स कम करें, मजीद इंडस्ट्रीज बिल्ड करें और मजीद हाई एंड जॉब्स क्रिएट करें। लेकिन हकीकत में ये बहुत मुश्किल है क्योंकि न्यूजीलैंड बस जादू से एक बड़ी इकोनॉमी नहीं बन सकता। ये अपनी लोकेशन चेंज नहीं कर सकता। ये अचानक से एक बड़ी डोमेस्टिक मार्केट क्रिएट नहीं कर सकता और ये ऑस्ट्रेलिया से इजीली कम्पीट नहीं कर सकता क्योंकि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ बड़ा ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया एक ग्लोबल रिसोर्स पावर हाउस भी है। वो आयरन ओर, कोल और गैस एक्सपोर्ट करता है और उसके डीप कैपिटल मार्केट्स हैं, एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है और बहुत बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम में ज्यादा पैसा सर्कुलेट कर रहा है, जिसका मतलब है ज्यादा जॉब्स, हायर सैलरीज और ज्यादा अपॉर्चुनिटी। न्यूजीलैंड इजीली उसे रेप्लिकेट नहीं कर सकता, तो ये मुल्क एक डिफिकल्ट पोजीशन में फंस गया है। अगर ये सैलरीज बढ़ाता है तो कॉस्ट्स ऊपर चली जाती हैं। अगर कॉस्ट्स ऊपर जाती हैं तो हाउसिंग और भी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। अगर हाउसिंग मजीद एक्सपेंसिव होती है तो और ज्यादा यंग लोग मुल्क छोड़कर चले जाते हैं और ये साइकिल चलता रहता है। तो यहाँ न्यूजीलैंड के बारे में एक कड़वा सच ये है कि जिंदगी गुजारने के लिए ये दुनिया के बेस्ट मुल्कों में से एक है अगर आपके पास पहले ही पैसा है, या अगर आपका पहले ही एक करियर है, या अगर आप पहले ही प्रॉपर्टी ओन करते हैं, या अगर आप पहले ही एस्टैब्लिश्ड हैं। लेकिन अगर आप यंग हैं और अपनी लाइफ बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा फील हो सकता है जैसे सब दरवाजे आप पर बंद हो रहे हों क्योंकि इकोनॉमी छोटी सी है, हाउसिंग मार्केट हैवी है, ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में सैलरीज कम है और एस्केप रूट बिल्कुल सामने है, यानी ऑस्ट्रेलिया। सिर्फ 3 घंटे की फ्लाइट की दूरी पर, हायर पे के साथ, ज्यादा जॉब्स के साथ और ज्यादा स्केल के साथ। तो कीवीज वही करते हैं जो इंसान हमेशा करते आए हैं, वो वहां जाते हैं जहां अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन आखिर ये ट्रेंड रिवर्स करना इतना मुश्किल क्यों है? सबसे मुश्किल पार्ट ये है कि न्यूजीलैंड छोड़ना किसी बिट्रेयल जैसा फील नहीं होता, ये एक नॉर्मल लाइफ चॉइस फील होता है। न्यूजीलैंडर्स ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेंट्स फील नहीं करते, वो कजन्स की तरह फील करते हैं। वो फिट इन हो जाते हैं, उन्हें वेलकम किया जाता है, वो फौरी घुल मिल जाते हैं। तो न्यूजीलैंड छोड़ने का इमोशनल बैरियर लो है और जब इमोशनल बैरियर्स लो हों तो इकोनॉमिक इंसेंटिव्स जीत जाते हैं। यही वजह है कि ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। तो अब आगे क्या होगा? ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड इज नॉट डूम्ड और ना ये कोलैप्स कर रहा है और ना ही ये कोई फेल्ड स्टेट बन रहा है, मगर ये एक ऐसे स्लो खामोश प्रॉब्लम का सामना कर रहा है जो वक्त के साथ किसी भी मुल्क को खोखला कर सकता है। कोई भी मुल्क अपने लोगों को खो करके सरवाइव कर सकता है, मगर वो अपनी मोस्ट एम्बिशियस जनरेशन को लूज करके कभी भी तरक्की नहीं कर सकता और आखिर में वो एक ऐसी जगह बन जाता है जहां यंग लोग कुछ बिल्ड नहीं करते और जहां सिर्फ बूढ़े लोग ही रहते हैं। एक ऐसी जगह जहां प्रॉपर्टी मेन गेम बन जाती है, एक ऐसी जगह जहां इकोनॉमी एक लूप बन जाती है। और अगर ऐसा होता है तो न्यूजीलैंड वो बन जाएगा जिसका बहुत से लोगों को पहले ही डर है। एक खूबसूरत सा म्यूजियम, एक पोस्ट कार्ड, एक लग्जरी वेटिंग रूम, एक ऐसा मुल्क जो एक ड्रीम जैसा दिखता है मगर सिर्फ एक महंगे रिटायरमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर फंक्शन करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।